नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आज है इतवार, यानी हम हर हफ्ते की तरह हाजिर हैं ठीक 10 बजे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात लेकर। साथ में हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन जी। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ दर्पण। आपका स्वागत है रविवार की इस सुबह अर्थात के एक और संस्करण में। अंशुमन सर, सबसे पहले चलते हैं पिछले एपिसोड पर। कोविड से जूझते देश में टैक्स का तराजू क्यों टेढ़ा, ये था पिछला एपिसोड जिसमें हमने बताया था भारत में टैक्स का पूरा किया पाचा, उसकी असंगतियां महामारी के परव्यू में, जिसे आप अर्थात की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अंशुमन सर, कुछ इसमें और जोड़ना चाहें या हम आगे बढ़े? पिछले वाले एपिसोड पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई और लोगों ने उसके जरिए समझने जानने की कोशिश की कि टैक्सेशन का ढांचा क्या है। मुझे लगता है वो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। कोई और भी सवाल हैं तो हमसे अगले एपिसोड में उस पर पूछे जा सकते हैं। जी, उसमें कुछ सवाल पूछे भी गए हैं जिसको हम इस एपिसोड में भी लेंगे, लेकिन लास्ट में। तो अंशुमन जी, आप जानते हैं इस बार की इंडिया टुडे मैगजीन की फीचर स्टोरी के बारे में, और वो स्टोरी है एक सर्वे भारत के बेस्ट कॉलेजेस पर। अंशुमन जी, पाठक इस स्टोरी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और साथ ही बताइए इस स्टोरी के अलावा इंडिया टुडे के इस संस्करण में और क्या क्या खास चीजें हैं? दर्पण हर साल इंडिया टुडे इस सीजन में जब कॉलेजेस खुलने का मौसम आता है तो बेस्ट कॉलेजेस का एक सर्वे लेकर आता है, जिसकी काफ़ी प्रतिष्ठा है और काफ़ी साल पुराना सर्वे है, जिससे पता चलता है कि भारत में पढ़ने के लिए सबसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं, उनकी रैंकिंग कैसी है। और यही वो हमारा इस बार का वार्षिक अंक है और काफ़ी बड़ा सर्वे है, जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग ज्ञान के क्षेत्रों में कौन से कॉलेजेस कहाँ कैसे किस रैंकिंग में हैं, ये जानने समझने का मौका मिलेगा। और इससे उन लोगों को अपने कॉलेजेस चुनने में या आगे पढ़ाई के लिए जाने में मदद मिलेगी। ये सर्वे काफी प्रतिष्ठित, काफी प्रेस्टिजियस रैंकिंग है जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है। तो अब चलते हैं अर्थात के आज के संस्करण के मुख्य भाग पर, और वो है अंशुमन जी के साप्ताहिक लेख पर चर्चा। सुधार से संहार, ये उन्वान है। अंशुमन जी, ये हेडिंग इतनी एप्ट लगी मुझे कि संभव है कि अगर शुरू में इसे एक्सप्लेन करने चले तो कहीं स्पॉइलर ना हो जाए, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ कि सुधार से संहार किसका और कौन कर रहा है? सुधार से संहार की ये जो उलटबाजी है, ये क्या है? हाँ, सुधार आमतौर पर सुधार के लिए लाए जाते हैं। कुछ सुधार उद्धार के लिए भी लाए जाते हैं। भारत में उद्धार शब्द का प्रयोग, बेल आउट शब्द का प्रयोग कई बार होता है, पर हम आज एक ऐसे सुधार की बात कर रहे हैं जो जिससे संहार हो रहा है या जिससे चीजें खत्म हो रही हैं। और पिछले पूरे हफ्ते 2 हफ्ते हमने लगातार अलग अलग नेटवर्क्स पर अलग अलग खबरों में बैंक्रप्सी कोर्ट और एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के फैसलों की चर्चा सुनी और लोगों में उसकी प्रतिक्रिया देखी। हम आज इसी सुधार पर और थोड़ा गहराई से इसकी चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहानी हम लोगों ने सुनी होगी दर्पण, जिसमें 2 बिल्लियां लड़ती हैं और एक बंदर न्याय करने के लिए आता है और वो बंदर दोनों बिल्लियों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल ले जाता है। तो वो कहानी अब बदल गई है। बिल्लियां अभी भी लड़ती हैं, लेकिन पहली चीज तो ये कि उनको रोटियां चुराने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। वो उस कहानी की बिल्लियां रोटियां चुराती थी। इन बिल्लियों का दबदबा या रसूख इतना बड़ा है कि इन्हें आसानी से रोटी मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है। हाँ, इन्हें आसानी से रोटी उपलब्ध हो जाती है। दूसरी चीज, इस झगड़े में कोई बंदर मार नहीं होता, क्योंकि बिल्लियों का कुछ भी दांव पर नहीं होता। ये पूरी लड़ाई एक ऐसी दिलचस्प लेन देन में बदल गई है जिसमें जो दोनों पक्ष हैं लड़ने वाले, उन्हें खोने का कोई डर नहीं होता। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो कर्जदार कंपनियां हैं वो और बैंक दोनों बिल्लियां हैं। कर्जदार कंपनियों को बैंकों से सस्ती पूंजी मिल जाती है, सस्ता कर्ज मिल जाता है, जिसके लिए सरकार बड़े बड़े अभियान चलाती है, और बैंकों को जमाकर्ताओं से सस्ती बचत मिल जाती है। और अगर वो बचत डूबती है तो सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे के जरिए बजट से पैसा निकालकर बैंकों की कैपिटल में डाल देती है। तो जो बंटवारा होता है या जब ये झगड़ा शुरू होता है, झगड़ा आज भी होता है, जब झगड़ा होता है तो बीच में एक पंच आता है जिसे आप बैंक्रप्सी कानून के तहत एनसीएलटी का कोर्ट मान सकते हैं, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कोर्ट है, और जो बैंक्रप्सी कानून के तहत फैसले सुनाता है। जब कंपनी कर्ज देने में असफल साबित हो जाती है, कंपनियों के प्रमोटर्स मनमाने गलत फैसलों से, घटिया कारपोरेट गवर्नेंस से धंधे को डुबा देते हैं, उसके बाद वो कर्ज न चुका पाने की स्थिति में इस कोर्ट के पास पहुंचते हैं, बैंक्रप्सी कोर्ट के पास पहुंचते हैं, और यहां पहुंचकर वो कम से कम
कम से कम कर्ज चुकाकर इस देनदारी से, जिम्मेदारी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं जो इस पंचाट से उनको मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थिति वो है कि जैसे छुरी कद्दू पर गिरे या कद्दू छुरी पर गिरे, कटना कद्दू को ही है। यानी अगर फैसला इधर से आए या उधर से आए, दोनों ही स्थितियों में दो लोग गंवाते हैं। ना तो बैंकर गंवाता है और ना कंपनी गंवाती है। गंवाते केवल या तो बैंक डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा बैंकों में रखा हुआ है, और जो डूब जाता है तो टैक्स पेयर गंवाते हैं क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से उसकी भरपाई की जाती, या वो शेयर होल्डर्स गंवाते हैं जिन्होंने उन कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, जो कंपनियां बाद में बैंकरप्ट हो गई या बैंकरप्सी कोर्ट के करीब पहुंच गई। इस नए निजाम में जो ताजा फैसला आया उसके बाद लोग वापस लौटकर इसे देखने की कोशिश करने लगे कि ये सब हो क्या रहा है ये बैंकरप्सी कोर्ट, एनसीएलटी के तहत आखिर ये सब चीजें हो क्या रही हैं। नया फैसला आया था वो वीडियोकॉन को लेकर था। वीडियोकॉन बैंकरप्ट हुई, उसके खिलाफ तमाम सारे मुद्दे थे। एनसीएलटी कोर्ट ने इसके उद्धार को, ये उद्धार का रास्ता है, बैंकरप्सी कोर्ट उद्धार में ही संहार हो रहा है, उसके उद्धार को मंजूर किया। उस उद्धार में करीब 64,883 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसमें बैंकरों से और क्रेडिटर्स से, जितने भी कर्जदार थे, कर्जदार दो तरीके के होते हैं, एक बैंकर होते हैं और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। मतलब एक जो बैंकों ने कर्ज दिया और एक बाकी जो और सर्विसेज देने वाले सप्लायर हैं वो भी सब शामिल हैं। यानी पूरे के पूरे कर्जदार में, पूरी की पूरी व्यवस्था में 96% नुकसान कर्जदारों को होगा। यानी अगर इन सब लोगों ने मिलकर वीडियोकॉन में 100 रुपए लगाए हैं तो उन्हें केवल 4 रुपए वापस मिलेंगे, 96 उसमें डूब जाएंगे। खरीदने वाला जो ग्रुप है अनिल अग्रवाल का, उसे केवल 2,962 करोड़ रुपए देने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय बैंकों के करीब 42,000 करोड़ रुपए डूबे अकेले वीडियोकॉन के मामले में, जो उन्होंने कर्ज के तौर पर दिए थे। इसके बाद जेट एयरवेज के उद्धार का फैसला अभी आया पिछले हफ्ते। माना जा रहा है भी उसकी स्पष्ट बाकी डिटेल्स आने हैं, पर जो संकेत मिल रहे हैं, जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, उसमें कम से कम बैंकों समेत जितने बाकी लेनदार हैं, कंपनियां जिन्होंने सप्लाई की, उनको मिलाकर करीब 90% के आसपास नुकसान होगा। यानी उन्हें 10% उनकी फंसी हुई पूंजी वापस मिलेगी। करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का, 40,259 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया जेट एयरवेज के ऊपर भी है, जिसे लेकर वो डूबी है। दीवान हाउसिंग के मामले में एक और मामला है। 3 बड़े नाम इसलिए बता रहे हैं, और बैंकरप्सी कोर्ट में बहुत सारे फैसले आए जिनका हमें विस्तार से जिक्र करने का हमारे पास समय नहीं, पर दीवान हाउसिंग हमारे सामने। ये तीनों नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर, मैं बता दूं कि ये फाइनेंस के पेपर्स में या फाइनेंस वाले पन्ने में सिमट के नहीं रह गई थी इनकी स्टोरीज। कई बार इन स्टोरीज ने पिछले सालों में मुख्य पृष्ठ में जगह बनाई थी, अलग-अलग जगह बनाई थी, और कई बार फाइनेंशियल कारणों से भी। जी बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने इन 3 उदाहरणों को चुना। वीडियोकॉन का घोटाला, वीडियोकॉन के साथ आईसीआईसीआई बैंक के रिश्ते, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में है कि कितनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप कैसे डूबा, और अंततः वो आकर खत्म कहां होता, वो पूरी की पूरी गलती किसके सर पर फटती है। जेट एयरवेज हमारे सामने है जो भारत की सबसे बड़ी फुल सर्विस एयरलाइंस थी, और वो कैसे डूब गई। देवान हाउसिंग फाइनेंस, जहां से भारत के एनबीएफसी बाजार में संकट और क्राइसिस की शुरुआत होती है, उसका भी फैसला एनसीएलटी से जो आया, उसकी जो ताजी सूचना हमारे पास है आज तक, अभी ये डेवलपिंग मामला है, जिसमें कर्जदारों ने ये मना कर दिया है कि इसमें जो पैसा डिपॉजिटर्स का है और इसमें जो पैसा इन्वेस्टर्स का है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जहां लोग किसी बैंक की तरह अपनी एफडी कराते थे, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लोगों ने खरीद रखे थे, जो एनसीडी थी। इनकी वापसी, इनके पैसे की वापसी के मामले में जितने भी कर्ज देने वाले लोग हैं, उन्होंने इनके पैसे की वापसी बढ़ाने से मना कर दिया है। जो मोटा हिसाब लग रहा है उस हिसाब से बचतकर्ताओं को, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस में एफडी कराने वाले से लेकर बॉन्ड धारकों को 60 से 95% तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी अगर बचतकर्ताओं ने 100 रुपए जमा किए थे दीवान हाउसिंग फाइनेंस में, तो उन्हें 60 रुपए भी मिलना मुश्किल है, और एनसीडी जिन्होंने खरीदे थे या जो डिबेंचर्स खरीदे थे, उन्हें तो 5 रुपए भी मिलना मुश्किल है। अब दरअसल ये सब कुछ जिस कानून के तहत हो रहा है, जिसको कि हम बैंक्रप्सी लॉ कहते हैं, जिसको कि एनसीएलटी कहते हैं, कई नामों से जाना जा रहा है, भारत में दिवालियेपन का कानून है, इसे पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा युग परिवर्तक सुधार कहा गया था। और ये कहा गया था कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार है। भारत के आर्थिक सुधारों में ये हिस्सा बिल्कुल
छूट गया था कि जो बीमार कंपनियां हैं, जो कर्ज में डूबी कंपनियां हैं, जिनके बिजनेस फेल हो गए हैं, उन्हें बाहर निकलने का मौका कैसे दिया जाए, उन्हें एग्जिट का रास्ता कैसे दिया जाए और कैसे कम से कम नुकसान में इसमें कंपनियों को मदद दी जा सके। पर इस सुधार को लाते समय हमें दो बातें बताई गई थी। जब ये सुधार आया था, आज इसको करीब 3-4 साल होने आ रहे हैं, जब ये सुधार आया था तो हमसे दो बातें कही गई थी जो देश को बताई गई थी। एक ये कि ये कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए उपयुक्त ग्राहक तलाशेगा जिससे कि वो बिक सकें और वहां जो काम हो रहा है, जो रोजगार है उन्हें बचाया जा सके। और दूसरा ये कि इन पर जिन बैंकों की बकायेदारी है, जिन निवेशकों की बकायेदारी है, खासतौर से छोटे निवेशकों की बकायेदारी है, उसको कम से कम नुकसान के साथ वसूला जाएगा। ये इस सुधार का मुख्य मकसद था। 3 जो फैसले हमारे सामने अभी ताजे बड़े फैसले, जो हाई प्रोफाइल फैसले, जिनका हमने अभी जिक्र किया है। अब इसके आगे चलते हैं, आपके पास कोई सवाल है? जी अंशुमन जी, आपने अपने लेख में एनसीएलटी को कंपनियों का मृत्यु लोक बताया है। हालांकि आपकी अब तक की बताई बातों से क्लियर हो रहा है, लेकिन ये और इसको स्पेसिफिक होकर बताएं कि एक मृत्यु लोक कैसे है। हमने आपको शुरुआत में बताया इस पूरे एनसीएलटी की प्रक्रिया में कि बैंकों का कैसे पैसा डूबा, इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे डूबा। पर वो डूबने के बाद भी कंपनियों का मृत्यु लोक इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके की डेथ टनल क्यों बन गया बैंक्रप्सी कोर्ट, जिस प्रक्रिया के तहत हमने ये वादा किया था सरकार ने देश से कि कंपनियां चलेंगी, ये प्रोडक्शन करेंगी, इनके जॉब्स लौटेंगे, इनमें काम करने वाले लोग लौटेंगे। अब आप बैंक्रप्सी कोर्ट का जो पिछले सालों का हिसाब बता रहा है, मतलब 2017 के बाद से अभी तक का हिसाब बता रहा है, उस हिसाब से इसे आप बहुत आसानी से इसके मामलों को पढ़कर समझ सकते हैं कि ये कंपनियों का कब्रिस्तान है, बीमार कंपनियों को दफन करने की जगह है। जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2020 मार्च तक करीब 3774 मामले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत लाए गए थे। जिनमें कंपनियों का पैसा फंसा था, कर्जदारों का, बैंकों का पैसा फंसा था, कर्जदारों का पैसा फंसा था और कंपनियों का प्रबंधन उसे वापस करने की हालत में नहीं था, तो उसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत लाया गया था। इनमें से 1383 मामले निपटाए गए। उनमें से समाधान तक पहुंचने वाले प्रस्तावों की संख्या, जहां सॉल्यूशन हुआ है और कंपनियां चलने की स्थिति में आई हैं, वो केवल 221 है। 981 कंपनियां बंद हो गई। 981 कंपनियां जो बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत या इस प्रोसेस के तहत गई, वो बंद हो गई। यानी अगर आप देखें, बाकी कुछ अपील में है और कुछ वापस हैं। अगर हम अपील वाले मामलों को जोड़ लें कि वो भी अगर इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर बंद होने वाली कंपनियों की संख्या बैंक्रप्सी कानून के तहत बहुत बड़ी हो जाती है। करीब 14%, केवल 14% कंपनियों का समाधान या सॉल्यूशन हो सका, जिन्हें हम दोबारा चलाने की स्थिति में आए हैं, जिनमें जेट एयरवेज की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। जेट एयरवेज का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस या जो रिजोल्यूशन प्लान कोर्ट से अप्रूव हुआ है, उसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो 6 महीने के भीतर इसे दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे 30 एयरक्राफ्ट के साथ। हमें पता नहीं कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी, पर यह भाग्य की बात होगी कि एक डूबी हुई एयरलाइन दोबारा खड़ी हो और फिर वो उड़ने लगे। ये देखने वाली बात होगी। जेट एयरवेज जितनी बड़ी एयरलाइन थी, लेकिन उम्मीद यह है कि उसका रिजोल्यूशन होगा, लिक्विडेशन नहीं होगा। पर अभी तक बैंक्रप्सी का रिकॉर्ड बताता है कि इसमें लिक्विडेशन की भरमार है। मैंने आपको बताया करीब 57% कंपनियां तो पहले चरण में ही बंद हो गई, पहले चरण में जाते ही लिक्विडेट हो गई। यानी कि कंपनी गई और उसने रिजोल्यूशन लिया, बैंक के ऊपर जो हिट आया, जो हेयर कट आया, वो तुम आगे बात करेंगे, लेकिन कंपनियां बंद हो गई। और अगर अपील वाली कंपनियों को मान लें तो लगभग 75% कंपनियां इस रिस्क में हैं कि वो बंद हो जाएंगी इस प्रोसेस में जाने के बाद। सरकार ने हमें कभी नहीं बताया, बैंक्रप्सी कोर्ट ने हमें कभी नहीं बताया, बाकी किसी रेगुलेटर ने हमें कभी नहीं बताया दर्पण की इन कंपनियों के बंद होने से कितने रोजगारों का नुकसान हुआ। पर ये बड़ी कंपनियां थी, बहुत बड़ी, क्योंकि हमने इसमें केवल यही 3 केसेस नहीं है, हमने आपको 1300 केसेस के बारे में बताया। करीब 3500-4000 केसेस तो इसके अंदर हैं और 1300 केसेस 1400 केसेस जिन पर काम पर फैसले आए हैं उन्हें मिला ले तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर, अगर अलग अनुमान हमारे पास उपलब्ध हैं कुछ विशेषज्ञों के, वो मानते हैं कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक रोजगारों का नुकसान इन कंपनियों को लिक्विडेट होने से हुआ है, जिन कंपनियों को रिजोल्यूशन करना था। तो अब जो पहला इस युग परिवर्तक सुधार का जो पहला लक्ष्य ये था कि हम कंपनियां चलाएंगे, हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे, कुछ ऐसी विशेषज्ञता लाएंगे, कुछ
जितने भी बारोवर्स हैं या जितने भी लेंडर्स हैं उनको बिठाकर इस बात पर राजी करेंगे कि नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। क्योंकि हमारा बैंक्रप्सी कानून बंद करने के लिए नहीं लाया गया था। हमारे यहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। हमारे बैंक्रप्सी कानून और अमेरिका के बैंक्रप्सी कानून में फर्क है। हमारे यहाँ कोशिश ये थी कि नहीं, कंपनी में अगर कोई संकट है, उसका कर्ज डूब रहा है, उसका धंधा किसी बिजनेस साइकिल से हिट हुआ है, तो उसे बचाने की कोशिश की जाए। तो ये तो पहला इसका का असर है जिस वजह से ये कंपनियों का कब्रिस्तान बन गया। दूसरा सवाल आप पूछना चाह रहे थे। जी अंशुमन जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपका लेख का जो उन्वान है सुधार से संहार, इस जैसा ही एक पैराडॉक्स आपके लेख में एक जगह और पढ़ने को मिलता है, उद्धार की मार। तो इस बारे में अगर आप बताइए, मेरा अंतिम सवाल होगा। देखिए, वीडियोकॉन में या इससे ज्यादा सिवा इंडस्ट्रीज में काफी पैसा बैंकरों का डूबा, या जेट एयरवेज के मामले में मान लें, या DHFL के मामले में मान लें, तो ये वो बड़े मामले हैं जिनकी चर्चा अभी हमने सुनी। क्योंकि कोविड के पिछले 1-1.5 साल और उससे पहले NCLT के सुधार पर इतनी पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं हुई, बहुत सारा पानी बह गया। अगर आप कुछ आंकड़े देखें तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको क्यों सुधार से संहार कहा या उद्धार से मार कहा या उद्धार का संहार कहा है। उद्धार कराने गए थे और हम संहार करके ले गए। जो एक शब्द का इस्तेमाल आप बार बार NCLT के संदर्भ में सुनेंगे, हेयर कट। हेयर कट का मतलब होता है कि बैंकों की जो बकायेदारी है उसका कितना हिस्सा वो गंवा देते हैं, खत्म कर देते हैं, चूक जाते हैं, उसको हम हेयर कट कहते हैं। डेट की भाषा में ये शब्द बाल कटाने से ही आया है, यानी बैंक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बैंकों को कितना नुकसान होता है ऐसी प्रक्रिया में। NCLT को जो 40 बड़े मामले दिए गए, बड़े मामलों की बात कर रहा हूं मैं, सारे नहीं, छोटे मामले भी हैं उसमें, मैं बड़े मामलों की बात कर रहा हूं, उनमें बैंकों को 80% बकाया कर्ज गंवाना पड़ा। यानी उन 40 बड़े मामलों में अगर बैंकों ने 1000 रुपए का कर्ज दिया था तो 800 रुपए का कर्ज उनका अपराइट डूब गया, खत्म हो गया। वो पैसा किसका था? वो पैसा तो बचतकर्ताओं का था या टैक्स पेयर्स का था, पूंजी के टैक्स पेयर्स की थी या लोग बचतकर्ताओं का था। जब यह सुधार शुरू हुआ था, एक और बहुत खतरनाक बात NCLT के सुधार और बैंक्रप्सी सुधार के मामले में है जो हमें समझना जरूरी है, कि जब ये 2017 से शुरू हुआ था तब बैंकों को होने वाले नुकसान, हेयर कट का प्रतिशत तब भी कुछ कम था, तब भी वो बहुत गंवा रहे थे, 60% गंवा रहे थे। 100 में से 60 का नुकसान उनको तब भी हो रहा था। लेकिन कोविड से पहले वाली तिमाही के दौरान तक ये 88% हो गया। यानी जैसे जैसे भारत में बैंक्रप्सी कोड की, NCLT की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके दायरे में आने लगी, बैंकों को होने वाला नुकसान कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। जबकि हमें उम्मीद थी कि शुरुआती मामलों में हो सकता, शुरुआती मामले बड़े थे, उनमें काफी सारा बैड डेट था, उसमें बड़े डिफॉल्टर्स थे, उनमें एक बार शुरुआत में नुकसान समझा जा सकता था। लेकिन जब ये प्रक्रिया स्टेब्लिश हो जाएगी, कोर्ट में विशेषज्ञता आ जाएगी, बैंकर्स में विशेषज्ञता आ जाएगी, तो धीरे धीरे नुकसान कम होने लगे। ये कंपनियां अपने सर पर जिम्मेदारियां लेंगी डुबाने की, नए सिरे से चीजें शुरू करेंगी। पर हम देख रहे हैं कि बैंक्रप्सी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, बैंकों को होने वाले नुकसान बढ़ते चले जा रहे हैं। कई कंपनियां तो ऑलमोस्ट मुफ्त के भाव बिक गई। जैसे वीडियोकॉन की स्थिति देख लीजिए, 40,000 करोड़ में 2,000 करोड़ में कंपनी चलेगी, 40,000 करोड़ की तो उसकी बकायेदारी थी। अगर आप एक दूसरा आंकड़ा देखें कि 12 जो सबसे बड़े मामले थे उनमें 4.47 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से केवल 1.62 लाख करोड़ रुपए की, 1.62 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली पर बात बन पाई। इसमें ABG शिपयार्ड, इसमें लैंको इंफ्रा, इसमें आलोक इंडस्ट्रीज जैसे मामले शामिल हैं। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले कही कि 2017 के बाद से कर्ज की वसूली लगातार कम होती चली गई। यानी 2017 में जब शुरुआत में मामले आए थे तब यही कोर्ट कम से कम 44% तक कर्ज वसूलने के फैसले सुना रहा था, यही कानून सुना रहा था। अब यह घट के 25% पर आ गया है, औसत 25% कर्ज की वसूली आ गई है। उद्धार की प्रक्रिया, जब हम कोविड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब दर्पण जहां हम खड़े हैं, जहां हम कोविड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक उद्धार के चक्कर में बैंकों के 95% बाल कट गए, मतलब 95% मुंडन उनका हो चुका है। अगर हम हेयर कट वाली शब्दावली का या भाषा का इस्तेमाल करें तो 95% बकायेदारी का मुंडन हो ही चुका है उनका। कोविड के दौरान कंपनियां और ज्यादा बुरी तरह बीमार हुई हैं, उन पर कर्ज और ज्यादा डूबे हैं। आने वाले कुछ महीनों में और 1 साल के भीतर और ज्यादा मामले बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत आएंगे, क्योंकि अब तो और ज्यादा खराब स्थिति है। पहले तो
कंपनियां डूबी थी अपनी बिजनेस की गलतियों के कारण, गलत फैसलों के कारण। अब कंपनियां डूब रही हैं लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण। तो अब और ज्यादा मामले बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने आएंगे और ऐसी परिस्थिति में बैंकों को और ज्यादा पैसा गंवाने का खतरा है। एक सवाल अक्सर आता है कि आखिर इस विफलता की वजह क्या है? आखिर ये इतना महत्वपूर्ण सुधार, और भारत के ज्यादातर सुधारों के साथ दर्पण बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे सुधार जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख पाते। शुरुआत में वो बहुत अच्छे दिखते हैं पर बाद में वो असफल हो जाते हैं। रिफॉर्म्स का फेलियर भारत की बहुत बड़ी चुनौती। रिफॉर्म्स आते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ आते हैं, पर 1-2 साल 3 साल बाद वो रिफॉर्म ही हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। जिसको हम सुधार करने आते थे वही हमारे गले में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि बैंक्रप्सी कानून, जिसको कि हमने माना था कि भारत में उद्योगों की बीमारी कम करेगा, उद्योगों का इलाज करेगा, बैंकों की बकायेदारी वापस लौटाएगा, शेयरधारकों को जो पैसा डूबा है वो उसका बिल्कुल उल्टा क्यों हो गया? कंपनियां मरी क्यों? इतनी ज्यादा कंपनियां बंद क्यों हुई? उसकी वजह 2 हैं। पहली वजह ये कि ज्यादातर बैंक कर्ज वाले इन मामलों को बट्टे खाते में डाल चुके होते हैं, राइट ऑफ कर चुके होते हैं। उनको उम्मीद ही नहीं होती कि इनकी वसूली होगी। वो मानते हैं कि तो डूबा हुआ पैसा है। तो जब वो एनसीएलटी कोर्ट में जाते हैं, ये मेरे सोर्सेस से, जो लायर जो वहां काम का जो इन कोर्ट्स के केसेस लड़ रहे हैं बॉम्बे में, अलग अलग शहरों में, और उनसे बातचीत के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों ये इतनी तेजी से लिक्विडेशन हो रहा है, इतना ज्यादा बैंकों का कर्ज क्यों डूब रहा है। तो उसमें एक वजह समझ में आई कि बैंक चूंकि इन लोन्स की रिकवरी की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं है, उन्होंने इसके बदले प्रोविजनिंग कर दी है। उनकी अगर पूंजी डूबेगी तो सरकार उनको पैसा दे देगी, तो वो जल्दी से जल्दी ये मामला बंद करना चाहते हैं, वसूली नहीं चाहते। अच्छा, तो खुद ही गिव अप कर देते, वो चाहते हैं बंद हो जाए मामला, एक और मामला बंद हो, हमारे बैलेंस शीट से हटे, साफ हो, जितना नुकसान होगा उसको हमने अपने जेब से प्रोविजनिंग कर दी और हमको सरकार दे देगी, क्योंकि वो सरकारी बैंक है। उन्हें उसमें उनका पैसा नहीं है, उसमें मैं किसी बैंक के मैनेजर का, बैंक के मालिक का पैसा नहीं है। पैसा हमारे आप जैसे छोटे गरीब डिपॉजिटर्स का है, जिनके 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की बचतें रखी हुई हैं, और बैंकों को पता है कि हम डूबेंगे तो कल सरकार हमको बजट से पैसा देकर रिकैपिटलाइज कर देगी। तो वो जो पैसा उसमें फंसा हुआ है ना, उससे किसी का कोई जुड़ाव नहीं है, उसका कोई कनेक्ट नहीं है उन ओनर्स के साथ जो डूब रहा है। तो वो चाहते हैं कि चलिए जल्दी से जल्दी प्रोसेस निपटे, हमारी इमेज साफ हो, दूसरा मामला है हम उसको निपटा दें। और जो 5% आ रहा है वो भागते भूत की लंगोटी की तरह चलिए आ रहा है। हाँ, मतलब उसे मान ले कि वो आ रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, तो उनको वो इसे परस्यू नहीं करते हैं कि ये देश के आम और गरीब लोगों की पूंजी है जिसके दम पर वो चलते हैं। तो पहली वजह ये कि बैंकर्स उतने ज्यादा पुशी, उतने एग्रेसिव, उतने पावरफुल नहीं है जितने कि दुनिया के बाकी क्रेडिटर्स होते हैं ऐसे मामलों में। हमने यूरोप और अमेरिका में क्रेडिटर्स को बहुत ताकतवर देखा, वो छोड़ते नहीं जब तक अपने पैसे की अधिकतम वसूली सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं क्रेडिटर्स, और इस पर दुनिया में बड़ा इतिहास है क्रेडिटर्स का। हमारे यहाँ क्रेडिटर्स गिव अप कर देते, जाने दीजिए। दूसरी बड़ी चीज यह है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया में, एनसीएलटी की प्रक्रिया में एक्सपर्टाइज की जबरदस्त कमी है। जो बैठे हुए रेगुलेटर हैं वो रिजोल्यूशन से ज्यादा लिक्विडेशन पे फोकस करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बंद हो जाए। पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल हैं। वही बड़े लोग हैं जिनकी कंपनियां हैं, जिनको बैंक मैनेजर ने दोस्ती के साथ कर्ज दिया था, आज वो डूब रहा है तो उसका कर्ज डूब जाने देते हैं। तो जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें भी एक्सपर्टाइज की कमी है। उसमें ये कोशिश कम दिखती है जब तक कि कोई बड़ा क्रेडिटर या कोई बड़ा इन्वेस्टर सामने ना खड़ा हो जाए आकर कि हमें इसको रिजॉल्व करके दोबारा चलाना है और हमें यह कोशिश करना है कि बैंकों को होने वाला नुकसान कम से कम किया जा सके। इसको सुनने के बाद मुझे मालूम है यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे बहुत सुधी और जानकार दर्शक हैं जो अक्सर सवाल पूछते हैं और जिन पर हमें गर्व है, वो गौरव है। वो हमेशा ये तर्क देंगे कि साहब इससे पहले तो इससे खराब स्थिति थी ऐसे मामलों में। तो ये तर्क सही है। अगर आप पिछले विकल्पों के बारे में सोचें, जिससे पहले के विकल्प मौजूद थे, जब बैंक्रप्सी कोड नहीं आया था, ये कानून नहीं आया था, तो बीमार कंपनियों को रिकवरी के 2 रास्ते मिलते थे, कर्ज की रिकवरी के 2 रास्ते मिलते थे। एक तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते थे, जहां पर बैंक जाकर अपने पैसे की वसूली की अपील करते थे। दूसरी लोक अदालत होती थी और तीसरा सरफेसी कानून था, सरफेसी एक्ट था। ये 3 कानून, तीन विंडो थी, जिन विंडो के जरिए बीमार कंपनियों से पैसे की वसूली की जाती थी। यहां रिकवरी करीब 4 से 26% तक ही थी, 4 से 26% थी। ये फैक्ट सही, ये फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन इनमें लंबा वक्त लगता था और इस पूरे काम में लंबा वक्त लगता था।
पर अगर हम ये कहें कि पिछले बैंक्रप्सी कानून की प्रक्रिया से इसकी प्रक्रिया अच्छी है यहां वसूली ज्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। औसत वसूली तो 20% रह गई, 80 से 88% की वसूली आमतौर पर हो पा रही है। तो उन कानूनों में और इस व्यवस्था में सिर्फ स्पीड ज्यादा तेज हो गई, कंपनियां ज्यादा तेजी से बंद होने लगी, उस प्रक्रिया में लंबा समय लगता था। स्वाभाविक रूप से बैंक्रप्सी और एनसीएलटी कोर्ट में कानून में फैसलों की प्रक्रिया में तेजी आई है, लेकिन कंपनियां ज्यादा तेजी से बंद हो चुकी थी। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है, इस सुधार पर सवाल उठाने के लिए और इस सुधार पर सरकार से सवाल पूछने के लिए और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कि यह कानून भारत में कर्ज की सबसे रिकॉर्ड बकायेदारियों के बीच आया था। यह कानून तब लाया गया था जब भारत के बैंक्स में रिकॉर्ड एनपीए थे, बड़े पैमाने पर कंपनियां डिफॉल्टर हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर बैड डेट थे, बहुत बड़े पैमाने पर लोन्स राइट ऑफ करने की नौबत थी। और इसका मकसद यह था, जब इसको लाया गया था इसकी बहसें देख लीजिए, इसका मकसद यह था कि यह भारत में कंपनियों को उबारेगा, उनका उद्धार करेगा, उसमें रोजगार बचाएगा और भारत में वेल्थ का डिस्ट्रक्शन रोकेगा। वेल्थ डिस्ट्रॉय होती जब एक कंपनी बंद होती। देखिए कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, वीडियो का आपके सामने एक उदाहरण है। 2000 करोड़ रुपए केवल वापस आए, बाकी सब वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। बैंकर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, सप्लायर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, निवेशकों की संपत्ति डूबती है। तो यह कानून उन सारे कानूनों की नसीहत के बाद तैयार हुआ था, इस मकसद से बना था कि इससे हम ज्यादा कंपनियां चलाएंगे, ज्यादा रोजगार बचाएंगे और कम से कम संपत्ति को डूबने देंगे ऐसे मामलों में। यह निश्चित तौर पर समझना जरूरी है और सरकार को आने वाले समय में जब भी कभी संसद होगी तो शायद इस पर सवाल पूछेंगे या सरकार को खुलकर इसके बारे में बताना चाहिए कि बैंक्रप्सी कानून कंपनियों को बरी करने का, देनदारी से बचाने का, उनसे बच निकलने का रास्ता नहीं था। ये इसलिए खिड़की नहीं बनाई गई थी कि पहले आप 5 साल में निकल जाते थे, अब 3 महीने में निकल जाते हैं आप 8 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में अपनी कंपनी बंद करके लिक्विडेट करके चले जाते हैं। आपने जो गलती की, आपने जो पाप किया, आपका जो भी धतकर्म था वो बैंकर्स के सर पर डाल दिया आपने, और इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स अपना सर पकड़ कर बैठे और आप क्लीन होकर, साफ होकर निकल जाएं। ये इस पर्पज से नहीं लाया गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है इस सुधार की असफलता को लेकर, इसके संहार को लेकर, कि इसका मकसद ये था कि ये बैंकों, शेयरधारकों और कारपोरेट के बीच जो विश्वास टूट चुका था, जो पूरा का पूरा ट्रस्ट बिखर चुका था, उसे बनाने के लिए ये कानून लाया गया था। ये वो ग्लू था, ये वो एडहेसिव था जो हमें इस व्यवस्था में विश्वास देता था कि नहीं, बैंकर्स का बकाया कंपनियां चुकाएंगी, शेयरधारकों ने जो निवेश किया है वो नहीं डूबेगा, उनके पैसे वापस लौटेंगे, और भारत में ऐसा कानून होगा जो कंपनियों से उनकी जेन्युइन बकायेदारी, देनदारी लोगों को दिलवाएगा और एक स्वस्थ कारपोरेट व्यवस्था भारत में बनेगी। इसका मकसद उस विश्वास को रिपेयर करना था, जो विश्वास पिछले सालों में कई सारे कारणों से, भ्रष्टाचार के कारण रहे, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण रहे, इकोनॉमिक रिसेशन या डाउनटर्न के कारण रहे, उसके कारण विश्वास डूब चुका था। जब एक डिपॉजिटर सुबह ये पढ़ता है कि एक बैंक के 5,000 10,000 करोड़ रुपए डूब गए किसी कंपनी में, तो क्या सोचता होगा? उसे तो पता नहीं, उसको तो डिविडेंड भी नहीं मिलता उस कंपनी से, उस कंपनी का तो शेयर भी उसके पास नहीं है, उसे तो केवल 3% 4% बचत पर मिलता है, और उसको लगता है कि यार हमने इस बैंक में पैसा दिया, ये 5,000 करोड़ रुपए डूब गए, हमने तो इस कंपनी का शेयर भी नहीं खरीदा था। तो वो जो विश्वास टूट गया था ना, उस विश्वास को रिपेयर करने के लिए बैंक्रप्सी कानून लाया गया था, और यही इसका उद्देश्य था। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मंदी हमेशा बाजार के प्रति लोगों में मोहभंग पैदा करती है। पिछले 1 साल के अंदर हमने अर्थात में भी अलग अलग संदर्भों में इसकी चर्चा की एक पूरे एपिसोड पे। अगर पिछले 1 साल में आप देखें तो फ्री मार्केट को लेकर भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। जब भी सरकार निजीकरण की बात करती है, लोग गुस्से में आ जाते हैं। जब भी सरकार नए कानून लाने की बात करती है तो लोग गुस्से में हो जाते हैं। बाजार को खोलने की बात करती है तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब भी मंदी आती है, रोजगार खत्म होते हैं, बाजार का मुख्य काम है, खुले बाजार की मुख्य ड्यूटी है आपको रोजगार देना, आपको अच्छी सेवाएं देना, आपको क्वालिटी देना और आपकी संपत्ति बढ़ाना। मंदी में ये सारी चीजें टूटकर खत्म हो जाती हैं। मंदी में रोजगार भी खत्म हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी खत्म हो जाती है, कंपनियां भी डूबने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो फ्री मार्केट है, जो फ्री मार्केट से जुड़े हुए रिफॉर्म्स हैं, उन पर विश्वास टूटता है, लोगों का विश्वास भंग होता है। उनके लिए बाजार जो उनका सबसे बड़ा सहायक है, उद्धारक है, उनका संकट मोचक है, वो उनका सबसे बड़ा संकट कारक हो जाता है, वो उनकी निगाह में सबसे बड़ा खलनायक हो जाता है। और भारत में हमने पिछले 2 साल में फ्री मार्केट को खलनायक बनते देखा है। लोग अब
उन कारपोरेट से चिढ़ते हैं जिन कारपोरेट्स पर से उन्हें जॉब्स की होप थी। ऐसी स्थिति में बैंकरप्सी कानून को नए सिरे से देखना जरूरी है। सरकार ये जो लिक्विडेशन हो रहा है, जो 1000 कंपनियां बंद हो रही हैं, जो बैंकों के 95%, 80%, 90% फंड्स डूब रहे हैं इस प्रोसेस में, इन्हें रोकने के लिए इस कानून को नए सिरे से चेक करना पड़ेगा। इसे वापस डिजाइन बोर्ड पर ले जाकर देखना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि इससे कंपनियों का उद्धार हो, निवेशकों की पूंजी का संहार ना हो जाए कहीं किसी तरह से। क्योंकि अगर यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली गई तो जो मेन कैपिटलिज्म का जो पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है, जिस व्यवस्था के तहत हम मुक्त बाजार लाते हैं, उससे विश्वास और भंग होना शुरू हो जाएगा। और अब हम जबकि आने वाले समय में हम इसलिए बता रहे हैं कि दर्शक यहां से लेकर अगले 1 साल तक एनसीएलटी से जुड़े हुए मामलों की बार-बार रिपोर्टिंग देखेंगे, एक के बाद एक कई सारे केसेस सामने, जेपी इंडस्ट्रीज का केस सामने है, दीवान हाउसिंग का आपने जिक्र किया, बहुत सारे केसेस एनसीएलटी कोर्ट में लगे हैं। अब जैसे ही ये खत्म हुआ तो बहुत सारी चीजें जाएंगी और लोगों को बार-बार ये खबर सुनने को मिलेगी कि साहब बैंक का 80% डूब गया, बैंक का तो मुंडन हो गया, 80% का 80% बाल इस बैंक के उड़ गए, डेब्ट क्रेडिटर्स का इतना पैसा डूब गया। और ये बार-बार उस विश्वास को तोड़ेगा, उस होप को तोड़ेगा जिस होप के साथ ये कानून लाया गया था। सरकार को वापस लौटना चाहिए, देखना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बैंकों की मिनिमम रिकवरी की गारंटी दी जाए। यह तय किया जाए कैपिंग हो कि बैंकों के इतने पैसे की रिकवरी होगी। कम से कम जो कंपनियां बेल आउट ले रही हैं उन पर यह शर्त लगाई जाए कि वो अगर बेल आउट ले रही हैं तो इस पैसे से वो नया निवेश करेंगी और रोजगार वापस लेकर आएंगी जो रोजगार उन्होंने खत्म किए। कहीं ना कहीं तो आपको उन लोगों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा जिनकी गलतियों के कारण न केवल लोगों की नौकरियां गई बल्कि बैंक भी डूबे। और वो जिम्मेदारी कहां है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां? डेमोक्रेसी में अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर की अकाउंटेबिलिटी हो या वो कॉर्पोरेट की अकाउंटेबिलिटी हो, तब तक फिर रिफॉर्म्स पर ट्रस्ट नहीं बनता, सुधार पर भरोसा नहीं बनता। ये हमारी इस पूरी प्रक्रिया की नसीहत है। अंशुमन जी, जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो तब तक ट्रस्ट नहीं बनता किसी भी रिफॉर्म पर। और आपने एक अच्छी बात कही थी कि रिफॉर्म्स का फेलियर हमारी यानी देश की सबसे बड़ी कमी है। तो ये मेरे लिए भी इस पूरे डिस्कशन का टेक होम है। अब सीधे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जिसमें हम लेंगे 2 सवाल जो पिछले एपिसोड में जैसा हमने कहा था कमेंट के रूप में हमें मिले थे। तो पहला सवाल हमें पूछा है कौशल शुक्ला जी ने, अंग्रेजी में पूछा है, उसका तर्जुमा भी कर देंगे। इन आवर कंट्री व्हाई एमएलएज एंड एमपीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन whereas in USA even president is liable to pay taxes and residential rent। भारत में एमएलए और एमपी टैक्स से टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता उनको, जबकि अमेरिका में तो इवन जो राष्ट्रपति है वो भी टैक्स देता है। अंशुमन जी, ये सवाल है कौशल शुक्ला जी का। नहीं, ऐसा नहीं है। एमपी और एमएलए अपने इनकम पर टैक्स देते हैं। वो भी उनकी जो भी इनकम्स है वो अपने इनकम का ब्यौरा भी देते हैं, भले ही उसमें बहुत कुछ साफ सुथरा पारदर्शिता ना हो, पर वो जो भी इनकम कर रहे हैं, जो बिजनेस है उनका जो भी है, और वो अपने इनकम पर टैक्स देते हैं, तो ये सही नहीं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स एग्जम्प्ट हैं, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर टैक्स नहीं लगता, उन्हें बहुत ज्यादा रियायतें मिलती। और वो ज्यादा गहरा और अंधा कोना है भारत के पूरे पॉलिटिकल फिनांस का, क्योंकि वहीं से चंदे, वहीं से तमाम तरीके की सुविधाएं देना, वहीं से अपने चहेते कारपोरेट्स को बाजार में आगे बढ़ने का मौका देना, बहुत सा जिसको कि हम रेंट सीकिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो सब उसी दुकान में तय होता है जिसको हम पॉलिटिकल डोनेशन कहते हैं। वहां इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, वहां बहुत तरीके की रियायतें हैं। बट नहीं, जो हमारे एमपी और एमएलएज हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी इनकम पर टैक्स जरूर देते हैं, क्योंकि इनकम पर टैक्स तो सबके लिए देना जरूरी है। अंशुमन जी, दूसरा सवाल है SARSIJ नारायण का। ये पूछते हैं, अंशुमन जी, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैगफ्लेशन एंड इज द इंडियन इकोनॉमी अप्रोचिंग द स्टैगफ्लेशन स्टेज। मैं क्षमा चाहता हूँ, इनका नाम सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाया। अंशुमन जी। Stagflation is a classic phenomena under which your economy goes into the recession mode or in stagnation mode. We are in recession mode actually, not in stagnation, while your inflation goes up. And these are two completely divergent things which rarely happen. The first time world has seen stagflation coming in 60s in America, and from there this whole concept has came up, because this is something very, very unusual, that your economy is going down and prices are going up.
going up, but we are in somewhat in the stagflation phase. This stagflation phase is very much clear. महंगाई दर 11-12% के आसपास है, जीडीपी की ग्रोथ रेट -7-7.5% के आसपास है, इस साल भी माइनस में रहेगी, एंड दिस generally comes from one important factor which is very common in stagflation incidents of last few years, is the oil prices, or the prices of the fuel. First incident of stagflation was recorded in America during 60s and 70s, I think during late 60s, when oil prices were gone up. तो हमारे यहाँ भी stagflation महंगाई है, महंगाई पर हम चर्चा कर चुके हैं, और मंदी, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए खतरनाक स्थिति होती है दर्पण कि यहाँ पर आपकी कमाई घट जाती है और जिंदगी जीने की लागत बढ़ जाती है, यानी आपकी तनख्वाह में 30% कमी हो जाती है और आपके पेट्रोल डीजल के खर्च में एक महीने में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाती है। और ये गरीबी का सेट फार्मूला है। किसी देश को अगर आपको लंबे समय के लिए गरीब करना हो, किसी देश के लोगों की आय को तेजी से खत्म करना हो, तो उसके लिए स्टैगफ्लेशन सबसे मुफीद चीज है, क्योंकि ये दोनों तरह से मार देती है। कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, और जो चीजें वो बना रही होती है उनकी वो कीमत बढ़ाने लगती है। जैसे कार की देख लीजिए, कारें नहीं बिक रही हैं पर कार की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये है स्टैगफ्लेशन, और भारत उस स्टैगफ्लेशन के बीच में। तो ये था सरसीज नारायणन का सवाल। अब की बार शायद मैंने नाम सही बोला हो। अंत में अंशुमन जी आपसे पूछना चाहेंगे, और मेरा ख्याल है दर्शक भी जानना चाहेंगे, बड़े उत्साहित रहते हैं इस सवाल के लिए, खास तौर पर आपसे पूछे जाने पर, कि इन दिनों में आपने क्या देखा, पढ़ा, सुना, या कोई भी अन्य इंटरेस्टिंग बात, या इसके अलावा कुछ भी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हम लोग सिद्धांत ने ये प्रक्रिया शुरू की, लोग बहुत उत्साहित होते हैं इसे जानने के लिए। एक दिलचस्प नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसे मैंने देखी, और मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि आज सुबह हमें यह खबर मिली कि हांगकांग का न्यूज़पेपर बंद हो गया, द एपल, जिसे कि चीन की सरकार का की जो दमन और जो तानाशाही, उसका विरोध का प्रतीक माना जाता था, उसने सरकार के खिलाफ रिपोर्ट की थी, और हांगकांग में, और उसका दृश्यावली आज देखने लायक थी। सुबह जब मैं वीडियोस देख रहा था, पूरी रात एप्पल के दफ्तर के बाहर लोग खड़े हुए थे। उसका जब आखिरी एडिशन छपकर आया तो लोगों ने लाइन लगाकर उसका आखिरी एडिशन खरीदा, और आज वो अखबार बंद हो गया। और वो अपने आप में एक दृश्यावली थी, देखने लायक दृश्य था कि डेमोक्रेसी और फ्री प्रेस और सरकार से हमेशा तीखे सवाल करना क्यों जरूरी है, और अगर वो नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं। ये इसलिए हमने इसका रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि हमने एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है नेवर स्पीक करके, और वो सीरीज, मैं उसका स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो सीरीज हल्क होगन के ऊपर एक केस से रिलेटेड है। हल्क होगन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मतलब मेगा स्टार WWE के। हल्क होगन का एक टेप लीक हुआ, उसे एक अखबार ने लीक किया। हल्क होगन ने उस अखबार पर मुकदमा किया। उस मुकदमे में बहुत सारे पेज थे, उस अखबार के पास सारे डॉक्यूमेंट थे, सारी चीजें थी। फिर भी उस अखबार को मुकदमा हारना पड़ा जूरी के इन्फ्लुएंस से। जूरी को इन्फ्लुएंस हल्क होगन ने नहीं किया, बल्कि सैन फ्रांसिस्को के एक बड़े आईटी इन्वेस्टर ने किया, एक आईटी कंपनी के मालिक ने किया, जिसका हल्क होगन से कोई लेना देना नहीं था, पर इस अखबार ने उसे कभी एक्सपोज किया था। वो उसका बदला चुकाना चाहता था, और इसलिए उसने हल्क होगन के केस को फाइट किया, उसमें पैसा लगाया और उसको इन्फ्लुएंस किया। और वो सैन फ्रांसिस्को का जो आईटी जार है उसका रिपब्लिकन पार्टी से क्या रिश्ता था, डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिश्ता था, वो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर था। इसकी दिलचस्प कहानी है, और ये वास्तविक जीवन की डॉक्यूमेंट्री है जो बताती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किस लेवल तक चीजें जाती, और अंततः हल्क होगन वो मुकदमा जीत गए। वो अखबार बैंकरप्ट हो गया, उसको अपना अखबार बंद करना पड़ा। उस अखबार की एक अपनी हिस्ट्री है, उसकी कैंडिडनेस की, उसकी पावर की, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उस अखबार को कॉर्पोरेट बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के प्रेशर के कारण बैंकरप्ट होना पड़ा। ये कहानी देखने लायक है, और चूंकि हल्क होगन से हम लोग परिचित हैं, और वो केस कैसे चला और आगे क्या हुआ, इससे ज्यादा स्पॉइलर इसमें नहीं देंगे, लेकिन वो नेवर स्पीक करके एक डॉक्यूमेंट्री जो देखनी चाहिए। और वो इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि हांगकांग में एक फ्री पेपर जो सरकार से सवाल पूछता था, उसका एडिटर गिरफ्तार किया गया, उसका कॉलमिस्ट गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का आरोप लगा, और फाइनली
आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 तारीख को, तो सुबह 1 बजे हांगकांग के लोगों ने सड़क पर खड़े होकर उस अखबार की आखिरी प्रतियां खरीदी हैं। वो ये अगर दर्शक चाहें तो उस सीरीज को देखकर ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंस से बचना और बचाना देश को और वास्तविकता कहना कितना जरूरी है और उसके लिए कितनी बड़े रिस्क होते हैं वो कैसे काम करते हैं अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में, जहां बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट। जी, तो नेवर स्पीक, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम रेकमेंड किया था अंशुमन जी ने। ये थी हमारी आज की रिकमेंडेशन। तो और ये था इस हफ्ते का अर्थात। बने रहिएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।